Good morning, students. Let's start with the lecture today, legal language and interpretation. So, we have studied about the literal and the logical interpretation, and आप लोगों को इसका डिटेल में मैं इसका explanation में दे चुकी हूँ. Let's start with the differences, literal and logical interpretation. तो लिटरल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में बेसिकली अगर हम इसे समझते हैं तो सिर्फ एक ग्रामेटिकल या एक वर्ड वाइज जो इसमें डिफरेंस होता है वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन है जहाँ पर कि जो लिखा गया है वो हूबहू वैसा ही समझा जा रहा है, वैसा ही समझाया जा रहा है और वो उसमें कहीं कोई चेंज, कहीं कोई लॉजिक कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. वाइल द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन उसमें हमें कहीं ना कहीं एज पर द सिचुएशंस, एज पर द सर्कमस्टेंसेस हमें कुछ ना कुछ लॉजिक यूज़ करना पड़ता है. तो पहला डिफरेंस है इसमें ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन इज ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज फंक्शनल इंटरप्रिटेशन. तो यहाँ पर सिर्फ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को यूज़ किया जाता है, यानी जो शब्द लिखा है उसका ग्रामेटिकल क्या मीनिंग है सिर्फ वही यूज़ किया जाता है. ये है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. फिर है फंक्शनल इंटरप्रिटेशन. फंक्शनल इंटरप्रिटेशन में हम करते हैं कि जो शब्द के पीछे जाकर के क्या अर्थ है वह फंक्शनल फंक्शन क्या है. वो शब्द का तो अर्थ हो सकता है लेकिन उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, उस जगह पर, उस समय में, उन परिस्थितियों में वह किस कार्य के लिए या वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये फंक्शनल इंटरप्रिटेशन हुआ जिसे कि अनदर फॉर्म ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है लेटर ऑफ लॉ. इट इज़ लिटरा स्क्रिप्टा, यानी कि लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है लेटर ऑफ लॉ को सिग्निफाई करता है. लेटर ऑफ लॉ यानी जो शब्द लिखा गया है लॉ बनाते वक्त उसको बताता है, जिसे कि हम लिटरा स्क्रिप्टा भी कहते हैं. और ये स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ मतलब उस शब्द के पीछे की आत्मा. वो शब्द अगर कहा गया है तो उसके पीछे क्या उसका इंटेंशन रहा है, ये सिग्निफाई करता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट डिफरेंस आता है लुक्स एट वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड, यानी वर्बली जो हम बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ है उसको देखता है. सिर्फ जो लिखा गया है उसका वर्बल मीनिंग क्या है, लिटरल इंटरप्रिटेशन वह बताता है. लेकिन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताता है, इट लुक्स बियॉन्ड द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ, यानी कि वो उस एक्सप्रेशन के पीछे जाकर के, उसके बियॉन्ड जाकर के उस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है वो बताता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. फिर आता है इट ट्राइज टू फाइंड मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन द लेजिस्लेचर. इट ट्राइज टू फाइंड मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन लेजिस्लेचर एंड इट ट्राइज टू फाइंड द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. तो वो मीनिंग ऑफ वर्ड, एक्चुअली ये एक वर्ड मीनिंग प्रोसेस होता है. लिटरल इंटरप्रिटेशन वर्ड मीनिंग है कि जो वर्ड लिखा है उसका क्या मीनिंग है, तो इट फाइंड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड. लेकिन यहाँ पर क्या है, इट फाइंड्स द ट्रू इंटेंशन. Of course the meaning is important, but in logical interpretation the true intention is equally, rather more important in logical interpretation. True intention यानी क्या सोच करके उस शब्द को वहाँ यूज़ किया गया है. जैसे मैंने आपको वो केस बताया था कि पान के पत्ते वाला जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स को उसमें यूज़ टैक्स से डिडक्शन का केस था, जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं. तो क्योंकि पान का पत्ता भी ग्रीन लीफी है तो उसको भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अर्थ में ही यूज़ करना चाहिए. लेकिन कहा गया कि नहीं, ये वेजिटेबल के रूप में कभी भी यूज़ नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज पान. तो जब कोई चीज़ पान की तरह या माउथ फ्रेशनर की तरह या आपका पोस्ट फूड है या कुछ स्टिमुलेटर है कि आपको किसी चीज़ के लिए, इट्स नॉट एडिंग टू योर फूड. So when it is used in the sense not related to food or vegetable item, then of course what is seen here कि खाली हरे पत्ते की सब्जी ना होकर के वो हरा पत्ता है और हरे पत्ते की सब्जी को जो है वेजिटेबल में यूज़ किया गया. लेकिन ये हरा पत्ते का यहाँ पर ट्रू इंटेंशन, यहाँ पर इसकी स्पिरिट ऑफ वर्ड क्या है कि वो पान की तरह यूज़ किया जा रहा है.
नेक्स्ट आता है पॉपुलर और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ऑफर्ड। ये आपको समझ आ ही चुका होगा कि इसमें जो बहुत प्रचलन में शब्द होता है उसका मीनिंग यूज़ किया जाता है, कि पॉपुलर और डिक्शनरी मीनिंग क्या है वह यूज़ किया जाता है। इसमें है चेक द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच लॉ वॉज रिटन, यानी इसमें वो सर्कमस्टेंसेज हम चेक करते हैं जिसमें कि वो लॉ लिखा गया है, उन सर्कमस्टेंसेज को, उन प्रिवेलिंग कंडीशंस को कि जिसमें उस लॉ को लिखने की ज़रूरत पड़ी। जैसे आजकल जीएसटी हो गया है, जैसे अभी सारे बैंक्स को मर्ज करके खाली 3 या 4 नेशनलाइज बैंक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरबीआई बॉडी बैंक्स को मर्ज हो चुके हैं। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी है? बिकॉज टू एडजस्ट एंड टू कीप अप विद द कॉम्पिटिशन ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, और ग्लोबल वर्ल्ड के साथ अपने आप की पेस मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी हो गया है। इसीलिए जिस इंटरप्रिटेशन में सर्कमस्टेंसेस देखी जाती है, शब्द के बाहर जाके देखा जाता है, बियॉन्ड द स्पिरिट देखा जाता है, बियॉन्ड द मीनिंग देखा जाता है, रियल स्पिरिट, रियल इंटेंशन या ट्रू इंटेंशन या उसका वास्तविक अर्थ, वास्तविक तात्पर्य देखा जाता है, वो कहलाता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट मीनिंग आता है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है, सॉरी, इट गिव्स द प्लेन सेंस एंड इट लुक्स फॉर इनहेरेंट सेंस। प्लेन सेंस यानी सपाट, जो कहा जैसा कहा वैसा समझा, सपाट, फ्लैट, डायरेक्ट। लेकिन इनहेरेंट सेंस, इनहेरेंट यूज, इनहेरेंट मतलब अंदर क्या है, अंदर की बात क्या है, उस शब्द का अंदर का अर्थ क्या है, ये निकालना, ये सोचना कि जिससे कि जस्टिस मिले, जिससे कि रेमेडी मिले, जिससे कि मिसचिफ खत्म हो, ये होता है इनहेरेंट यूज। तो जो कि लॉ का बेसिकली एक इनहेरेंट कैरेक्टर भी है। इनहेरेंट कैरेक्टर है कि ऐसी चीज़ बताना या ऐसी चीज़ को इंटरप्रेट करना कि जिससे कि न्याय हो, ना कि न्याय का पतन हो। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑलवेज लुक्स फॉर द इनहेरेंट यूज एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन लुक्स फॉर द प्लेन सेंस। फिर आता है नेक्स्ट डिफरेंस, यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन कोट्स, यूज्ड रेयरली इन कोट्स। यानी लिटरल इंटरप्रिटेशन तो मोस्टली जो लिखा गया है उसको फ्रीक्वेंटली वैसा का वैसा ही यूज़ किया जाता है, या आमतौर पर जैसा लॉ लिखा गया है वो वैसा यूज़ हो रहा है। लेकिन रेयरली इन कोट्स यानी जो शब्द कभी से यूज़ किया जाता है या रेयरली यूज़ किया जाता है जिस तरीके के इंटरप्रिटेशन को, कि जहाँ, और ये रेयरली का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ एम्बिग्विटी आ गई है, जहाँ एम्बिग्विटी आई है, जहाँ पे इम्परफेक्शन आया है, वहाँ पर इस इंटरप्रिटेशन की, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आपको समझ आया। अब आता है रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो लॉज आर ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश, और इंग्लिश या कोई भी भाषा आप कह लीजिए, तो कोई भी भाषा परफेक्ट नहीं होती है, और किसी भी भाषा में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जैसे 2+2 इज़ अ परफेक्ट प्रिसीजन, इट गिव्स द परफेक्ट प्रिसीजन कि 2+2 इज़ 4 एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्या भाषा में ऐसा हो सकता है? जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश चाचा भी अंकल है, मामा भी अंकल है, मौसा भी अंकल है, ग्रैंडफादर भी नाना है, ग्रैंडफादर भी दादा है, तो क्या इट होल्ड्स द सेम मीनिंग? नो। सो नो लैंग्वेज इज परफेक्ट। अब इस परफेक्शन को लाने के लिए, इस लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए, एम्बिग्विटीज़ को हटाने के लिए क्या करा जाता है? ये एम्बिग्विटीज़ जो आती हैं इनको हटाने के लिए, ये एम्बिग्विटीज़ को एम्बिग्विटीज़ को हटाने के लिए और इम्परफेक्शंस को हटाने के लिए हमें कुछ लॉजिक्स डालने पड़ते हैं। और वो लॉजिक्स कैसे डाले जाते हैं? इंटरप्रेट करके। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी है, उसको समझा है, अब पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा का ऐसा लिखा है तो वो वैसा ही इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें कहीं कुछ एम्बिग्विटी आ जाती है, उस शब्द के कुछ अर्थ में कहीं कोई 2 अर्थ निकल जाते हैं, या कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जो बिल्कुल इलॉजिकल नज़र आता है लेकिन आधा पार्ट बिल्कुल लॉजिकल नज़र आता है, तो इन सब केसेस में हमको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और यहीं पे रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन शुरू होता है।
अब है इसमें नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन क्यों आती है, व्हाट गिव्स राइज टू नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन करता कौन है, क्या आप करते हो, क्या मैं करती हूँ, या कोई लेजिस्लेटिव बॉडी करती है, कोई मंत्री करता है, कोई वकील करता है, कौन करता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन काम होता है कोर्ट्स का। कोर्ट्स डज द वर्क ऑफ इंटरप्रिटेशन। और ये कोर्ट्स जो हैं इनका मेन, मैं एक मूल रूप में मैं आगे जो लिखा हुआ है वो पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट्स का काम होता है खाली इंटरप्रिटेशन करना, ना कि कोर्ट्स का ये काम है कि वो सही गलत जोड़ना, कम करना या ये बताए। ठीक है, तो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है मे नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन द इंटेंशन विद विच द लॉ वॉज रिटन। तो इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेंशन बता सकते हो कि जिसके लिए वह लॉ लिखा गया हो। कई बार हमने लॉ जिन सर्कमस्टेंसेस में और जिन सिचुएशंस में लिखा, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह इंटेंशन आज भी लागू हो। तो उस इंटेंशन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, पहला। सेकेंड है प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम व्हेन द लॉ वाज रिटन चेंजेस विद टाइम नीड्स टू एक्सप्रेस इन डिटेल। तो उस टाइम में यदि कोई कानून बना है या कोई एक्ट बनाया गया है, तो उस टाइम का जो सिनेरियो था वो बहुत स्पेसिफिक था, लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो और बढ़ चुका है, उसका एरिया बढ़ चुका है, उसके प्रेमिसेस ज्यूरिडिक्शन बढ़ चुका है या उसका रेंज बढ़ चुकी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो उसका और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो उन केसेस में उन एम्बिग्विटीज़ को कम करने के लिए हमको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान स्थिति में हम किस तरह से उस लॉ को इंटरप्रेट करें कि हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल सके, हमें रेमेडी मिल सके, हमें जस्टिस मिल सके। फिर है इम्परफेक्शंस और एम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज। ये आपको पता ही है कि जहाँ इम्परफेक्ट नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइज ही कहाँ से होती है, जहाँ पर कि इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है या एम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज होती है, तो वहाँ नीड ज़रूरी होती है। अब इंटरप्रिटेशन का भार होता किस पे है, कौन करता है, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था, तो इंटरप्रिटेशन का द ओनर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ओनर्स मतलब भार, जिम्मेदारी, तो ये जिम्मेदारी द ओनर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इज ऑन कोर्ट्स टू फाइंड द ट्रू इंटेंशन ऑफ स्टैट्यूट not only from language but also from the point of view of the conditions under which the law was written and enacted, like Indian Contract Act 1872, Factories Act 1948. तो not only from the language but also from the point of view of the conditions under which the law was written. तो खाली लैंग्वेज अब कोर्ट्स इंटरप्रेट करती हैं, कोर्ट्स इंटरप्रेट करते टाइम खाली यही नहीं देखती हैं कि लैंग्वेज क्या लिखी गई थी, बल्कि लैंग्वेज के साथ साथ वो उन कंडीशंस को, उन सिचुएशंस को भी देखती है जिन सिचुएशंस और कंडीशंस में वो एक्ट बना था। जैसे एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और जितने भी एक्ट्स हैं, प्रोसीजरल लॉज हैं, सभी बहुत पुराने हैं, लेकिन क्या वो आज रेलेवेंट नहीं है? वो रेलेवेंट हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन उनमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो ये अमेंडमेंट क्यों किए गए? क्योंकि टू कीप पेस विद द प्रिवेलेंट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ये चेंजेस किए गए हैं। और ये चेंजेस, ये अमेंडमेंट और ये किसने किया है? ये अमेंडमेंट्स और चेंजेस तो पार्लियामेंट करता है, लेकिन इनको इंटरप्रेट कौन करता है? इंटरप्रेट जो सिचुएशंस होती है वो चेंजेस कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको समझाया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो ये इंटरप्रेटर का काम यहाँ चीज़ों को वर्तमान परिस्थितियों में सरल भाषा में और ट्रू इंटेंशन के साथ जो वो कहना चाहता है, समझाना चाहता है, उस इंटेंशन के साथ समझाना ये कोर्ट्स का काम होता है। तो वर्क ऑफ इंटरप्रिटेशन करता कौन है? कोर्ट्स करते हैं। और उन करना क्या होता है उनको? टू ब्रिंग आउट मैक्सिमम रेमेडी एंड मिनिमम मिसचिफ। मैक्सिमम रेमेडी लानी होती है और मिनिमम मिसचिफ लाना होता है। फ्रॉम द टू मीनिंग्स ऑफ द फाइंड आउट द बेस्ट रेलेवेंट ट्रू इंटेंशंस ऑफ द एक्ट। दूसरा क्या काम होता है कि
कोई शब्द है उसके यदि दो अर्थ निकल रहे हैं तो उन दो अर्थों में से एक अर्थ ऐसा निकालना जिसका कि बेस्ट इंटरप्रिटेशन, जिसका कि रेलेवेंट सिचुएशन से इंटरप्रिटेशन हो और एक्ट के अकॉर्डिंगली वो उसके रेलेवेंसी रखता हो। तो ये दो मीनिंग्स जो होते हैं ये उसके साथ में रेलेवेंसी रखने होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अगर मीनिंग क्लियर है तो उसको एक्सप्रेस इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और अगर मीनिंग के साथ में कुछ लॉजिक की जरूरत पड़ती है तो इंटरप्रेटर हैज टू फाइंड इट एंड टू ब्रिंग जस्टिस, इट इज कॉल्ड एज लॉजिकल। तो जब किसी मीनिंग के साथ में हमें कोई लॉजिक की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पर इंटरप्रेटर को उस जस्टिस लाने के लिए वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ता है कि वो खाली शब्द जो कहा जा रहा है वही अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि उसके साथ में जस्टिस लाने के लिए उसके अंदर से कुछ उसकी स्पिरिट में का अर्थ निकालना पड़ेगा। बियॉन्ड द वर्ड्स क्या अर्थ है उस शब्द का वह निकालना पड़ेगा। फिर है फ्यूचर कैन नॉट बी एब्सोल्युटली प्रेडिक्टेड एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रोज एंड कॉन्स सर्कमस्टेंसेस चेंजेस एंड देंस मे पुश द कोर्ट्स टू गिव द बेस्ट ट्रू इंटरप्रिटेशन एज द फ्यूचर कैन नॉट बी फोरसीन। तो क्योंकि हम आज जो कानून बना रहे हैं हमें नहीं पता कि आज से 20 साल बाद वो कानून किस रूप में आएगा। हम आने वाले 10 साल 15 साल को प्रेडिक्ट करते हैं, मान के चलते हैं, हाइपोथेसिस पे चलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, आज ये इस लेवल पे हम हैं तो आने वाले टाइम में यहाँ पर ये चेंजेस हो सकते हैं। ध्यान रखते हुए हम बहुत से कानून उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर हम नहीं जानते हैं। इट कैन नॉट बी फोरसीन, भविष्य हम पहले नहीं देख सकते हैं। तो क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते हैं तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कि एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है, और उस एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन को उन चेंज्ड परिस्थितियों में उनके अनुकूल बनाना ये काम होता है कोर्ट्स का। The work of the court is neither to add or delete or replace or amend, but just to clear the ambiguities, and interprets best possible meaning. Amendment is work of parliament, not the courts. यानी कि कोर्ट का काम होता है जो लॉ जो लिखा हुआ आया है उसको हूबहू समझाना, लेकिन समझाना शब्द का या तो शब्द अक्षरशः उसका अर्थ समझाना, जो शब्द लिखा गया है वो उसी परिप्रेक्ष्य में समझाना, या उस शब्द को उसकी आत्मा को देखते हुए उसे समझाना, ये कोर्ट का काम होता है। लेकिन ना ये बताना कि ये गलत है, ना ये बताना कि ये सही है, ना ये बताना कि इसमें ये ऐड किया जाना चाहिए, ना ये बताना कि इसमें ये रिप्लेस किया जाना चाहिए। ये काम कोर्ट का नहीं होता है, ये काम होता है पार्लियामेंट का। कुछ अमेंडमेंट लाना, कुछ चेंज करना, रिप्लेस करना, ऐड करना, ये सारे काम कोर्ट के नहीं होते हैं, ये सारे काम पार्लियामेंट के होते हैं। तो कोर्ट क्या करता है? इट डज नॉट टेल्स यू राइट और रॉन्ग, बट इट जस्ट टेल्स यू व्हाट द लॉ इज, इट जस्ट एडमिनिस्टर्स द लॉ। यानी ये नेक्स्ट पॉइंट में आपका आएगा, आगे जब ड्यूटीज ऑफ कोर्ट करेंगे तो उसमें आएगा कि कोर्ट का क्या काम होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ कोर्ट। तो ड्यूटीज ऑफ कोर्ट में हम ड्यूटीज ऑफ कोर्ट्स, लॉ, it is made by legislative body, can be just and reasonable and unreasonable in some cases, but the duty of court is not to judge but to administer law as it stands। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या होती है कि it does not judges, सही गलत नहीं बता। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें कि कोर्ट को लगता है ये गलत है, लेकिन तब वो क्या करती है, वो ये चीज़ पार्लियामेंट को कन्वे करती है, पार्लियामेंट उसमें बिल पास करवा करके और अमेंडमेंट करवाता है, लेकिन कोर्ट ये चीज़ नहीं कर सकती। कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट करना है। द ओनली बॉडी एज एन इंटरप्रेटर इन आवर जुडिशियल सिस्टम इज कोर्ट। तो इट इज़ मेड बाय द लेजिस्लेचर। कुछ जब लॉ बनते हैं तो कुछ जस्ट भी होता है, कुछ सही भी बनता है, उसमें कुछ पॉइंट्स गलत भी हो जाते हैं, हालांकि बहुत प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान रख करके बनाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में
सही जजमेंट लाना कि ताकि कम से कम मिसचिफ हो, ये काम किसका होता है? कोर्ट का। कोर्ट कैन नॉट ऐड, डिलीट और रिप्लेस बट टू इंटरप्रेट इट एज इट इज अनलेस इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है follows the letter of law as it is for the benefit of society but in some exceptions it deviates from letter of law and therefore there the spirit of law is seen। ये आपको बताया है कि कई बार लेटर ऑफ लॉ को हम एज सच नहीं फॉलो कर सकते, इनैक्ट कर सकते, इन्फोर्स कर सकते हैं। उस जगह पर हमको स्पिरिट ऑफ लॉ देखनी पड़ती है ताकि हम जस्टिस ला सकें, और ये काम इंटरप्रिटेशन के द्वारा होता है, और इंटरप्रेटर कौन होता है? कोर्ट होता है। फिर आता है when it is mechanical interpretation it is based on rule of grammar while if it is purposive interpretation facts and situation leads to law making। तो जब वह मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन है, मैकेनिकल शब्द आप समझे कि हर चीज़ मैकेनिकल तरीके से चल रही है, मतलब उसमें आपको कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, आप फ्रेश होते हैं, पेपर पढ़ते हैं, जो भी है ये एक डेली एक्टिविटीज़ है। आप इसमें दिमाग नहीं लगाते हो कि मुझे अभी मैं इधर जाऊंगा या मैं ये करके फिर ये ब्रश लूँगा, या मैं अभी ब्रश नहीं, अभी मैं ये काम है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है इन योर बॉडी। तो जब मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन होता है तो उसको कहा जाता है रूल ऑफ ग्रामर। मतलब मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल ऑफ ग्रामर, जहाँ पर कि जो जैसा है वो उसी तरह से चले जा रहा है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, कहीं कोई वेरिएशन नहीं हो रही। जैसी कुछ हमारी प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं कि जो भी हमारी रूढ़ियाँ प्रथाएं हैं कि उन दिवाली के टाइम में हमें पूजा करनी होती है, या हमारे को हम जो भी लॉजिक्स लेकर के चलते हैं कि जो हमारे बड़ों ने हमें कहा, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि हम उसी तरह से कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी खेल करके आए हैं तो अंदर से गर्मी होती है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दिस इज़ ऑल मैकेनिकल, मतलब इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। आंखें उठेंगी तो आंखें देखेंगी ही, ये हमें इसको ट्रेन नहीं करना पड़ता है आंखों को, ये सेल्फ ट्रेंड होती है। तो ये मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि जो जैसा लिखा गया है वो वैसा ही इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब आता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। पर्पस मतलब क्यों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या परिस्थितियां आ गई, ये क्यों, क्या, कैसे, जो भी ये क्वेश्चंस अगर डाले जा रहे हैं, पर्पस तो ये किसको जन्म देते हैं? पर्पस को, कि इसके पीछे का क्या पर्पस है, इसको हम कहते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, जो फैक्ट्स एंड सिचुएशंस पर बेस्ड होता है। यानी उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशंस में वो फैक्ट्स थे और उन फैक्ट्स में ये कानून बनाया गया था, और इस कानून को बनाने के पीछे ये लॉजिक थे। तो ये क्या करता है? leads to law making। this all courts have to choose। तो जहाँ फैक्ट्स एंड सिचुएशंस को चूज करना है हमें, या हमें ग्रामर को चूज करना है, यानी कहाँ हमें लेटर ऑफ लॉ देखना है या कहाँ हमें स्पिरिट ऑफ लॉ देखना है, ये कोर्ट का काम होता है, ये हमारा काम नहीं होता। लेकिन ये कोर्ट को चूज करना पड़ता है। कोर्ट को कोई कहता नहीं है कि यहाँ तुम लेटर ऑफ लॉ देखो या यहाँ तुम स्पिरिट ऑफ लॉ देखो। ये कोर्ट्स की खुद की ड्यूटी होती है कि वो, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वहाँ पर वो किस तरह का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द इंटरप्रिटेशन जस्टिस होना चाहिए, रेमेडी मिलनी चाहिए, मिसचिफ ना के बराबर होना चाहिए। तो हमने अब शुरू में पढ़ा रीड, अंडरस्टैंड, कंक्लूजन। कोई भी एक्ट बना है उसको हम रीड करते हैं, रीड करके अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब हमने कुछ पढ़ा, जो मैंने यहाँ लिखा है आप पढ़ोगे, पढ़ के समझोगे, ये क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। मतलब जो मैंने पढ़ा है वो आप ऐसा समझ रहे हो, ये हुआ इंटरप्रिटेशन। लेकिन अब मैंने जो लिखा है उसको आपने समझा और समझ करके उसका क्या अर्थ निकाला, ये होता है कंक्लूजन। तो इंटरप्रिटेशन इज रीड एंड अंडरस्टैंड, कंक्लूजन इज कि लॉजिकल थिंकिंग जहां आपने डाल दी, जहां आपने बियॉन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, तो बियॉन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स जहां आए हैं वहां वो कंक्लूजन हो जाता है। लेकिन व्हेन इट फोकसेस मोर ऑन वर्ड्स, व्हेन इट फोकसेस मोर ऑन वर्ड्स, ये मोर फोकस ऑन वर्ड्स, देन इट इज इंटरप्रिटेशन। बट व्हेन इट फोकसेस बियॉन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, बियॉन्ड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल थिंकिंग में या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में, तो उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। बेसिकली
both of them leads to find the will of the legislature. A very thin line separates them, they overlap. यानी बहुत बहुत पतली सी लाइन होती है जो उनको सेपरेट करती है, अदरवाइज वो दोनों ओवरलैप करते हैं. इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों ही कब कहाँ कैसे कोई एंड होता है और कहाँ कोई शुरू होता है, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है. तो आई होप कुछ आपको इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया होगा. इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल थिंकिंग, लिटरल थिंकिंग, कंस्ट्रक्शन और हारमोनियस की हारमोनी बनाई रहनी चाहिए, रेमेडी मिलनी चाहिए हमें, और मिसचिफ नहीं होना चाहिए. आई होप आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.